हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 1 का लास्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था उसमें हमने क्या क्या देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब ये सब चीज़ें कब सक्सेसफुल होती है? जब एक मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होंगे तब। क्योंकि अगर इनमें कोई भी डिजीज़ है तो या तो वो डिजीज़ इनके ऑफस्प्रिंग में पहुंच सकती है, ठीक है, या फिर क्या होगा, वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, बर्थ ही नहीं हो पाएगा न्यू इंडिविजुअल का। तो अगर हम उस बेस पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें और WHO की माने तो WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? फिजिकल लेवल पे, ठीक है, यानी अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी है तो इमोशनल जो है, उस इमोशनल लेवल जो है वो भी हेल्दी रहेगा, बिहेवियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सोसाइटी में भी जो है वो इंडिविजुअल इजीली जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चारों ही एस्पेक्ट्स जो है वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, राइट। अगर हम कुछ प्रोग्राम्स की माने तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चलाए जा रहे हैं, जिसका इनिशिएटिव सबसे पहले 1951 में लिया गया था। और यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग। ये पहला प्रोग्राम जो सबसे पहले 1951 में इनिशिएट हुआ था। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको हम RCH के नाम से भी जानते हैं, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1997 में। इसका मेन एम यही था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, कि रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे जो है वो इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखा जाए, क्या क्या जो फैसिलिटीज़ जो हमारे रूरल एरियाज़, जो विलेज वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पर अगर नहीं है तो उनको कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, लोगों को सपोर्ट दिया जाए, सो दैट कि एक वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को जो है वो बना सके। तो इसके लिए क्या है, लोगों के बीच में सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर उसके बाद जाके लोगों को हम फैसिलिटीज दे पाएंगे, उनको सपोर्ट दे पाएंगे, और तभी जाकर एक सोसाइटी कैसी हो पाएगी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो ये सारे जो थे RCH के अंदर ये इसके मेन एम थे। सो नेक्स्ट है एम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहला एम जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कौन प्ले कर सकता है, वो है हमारा मीडिया। हमारे जितने भी ये रेडियो है, टेलीविजन है, चाहे ऑडियो विजुअल है, कैसा भी मीडिया है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ और नॉन गवर्नमेंट एजेंसियाँ, ये सभी जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकती है। कैसे कि ये क्या कर सकती है कि मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू जो है, रेडियो के थ्रू जो है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस जो है ये हमारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसियाँ जो है ये क्रिएट कर सकती है लोगों में। क्योंकि हमारा कुछ जो गाँव के एरिया है वहाँ तक टेलीविजन जहाँ नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे हमारा रेडियो पहुँच पाता है, तो वहाँ पे रेडियो के थ्रू इस तरह के प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिससे लोगों के अंदर रिप्रोडक्शन को कैसे जो है वो, रिप्रोडक्शन क्या है और इसको कैसे जो है वो मेंटेन किया जाए, इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो है उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जानी चाहिए। इसके साथ में जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को वो इस तरह की एजुकेशन दे सकते हैं। रिश्तेदार, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सभी इन सब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। दूसरा अगर हम यहाँ पर एम देखें तो क्या है दूसरा एम, जो भी स्कूल्स हैं यहाँ पर सेक्स एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करी जानी चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं उनको राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिलेगी और वो अपना सही और गलत जो है उसको जान पाएंगे। और जो भी मिथ्स हमारी सोसाइटी में चलते हैं, जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं, उन मिसकंसेप्शन से वो दूर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तीसरा जो एम है वो क्या है कि जितनी भी ये STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, हम इन STDs को रोक सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे, और हाइजेनिक प्रैक्टिसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ होंगी, ठीक है। तो इस तरह से STDs की इंफॉर्मेशन जो है वो दी जानी चाहिए, ठीक है। एडोलेसेंस जो एज आती है स्टूडेंट्स की, वहाँ पर वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं, तो इस तरह से उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए, जिससे वो अपने आप को इन चीज़ों से बचा सके, इन चीज़ों को रोक सके सोसाइटी में, और साफ सफाई जो है वो भी रखी जानी चाहिए।
इसका जो नेक्स्ट एम आता है वो है कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए, स्पेशली कौन कौन, फर्टाइल कपल जो है या फिर जो जिनकी मैरिज वाली एज है, इन लोगों को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर करना चाहिए, सो दैट कि इनकी लाइफ में आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और जो भी अनकंट्रोल पॉपुलेशन जो हो रही है हमारे इंडिया में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो काम करने की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर जो है वो हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस चीज़ को रोका नहीं जाएगा तो ये हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम्स बनती जाएंगी। और जो हमारे समाज में ये सोशल इविल्स जो चल रहे हैं, लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है, इनसे रिलेटेड भी लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी इस तरह की जो गांव वाली जो पॉपुलेशन है उनके अंदर वो इतने ज़्यादा उनको कुछ भी अवेयरनेस नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि सेक्स अब्यूज़ क्या है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या होते हैं, वो बस ये सहते रहते हैं और उनके साथ ये सब होता रहता है। तो यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए और किस तरह से पॉपुलेशन को रोका जाए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू जो है वो अनकंट्रोल पॉपुलेशन जो है वो हमारे इंडिया में हो रही है। लास्ट हमारा जो एम है वो क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज़ है वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी से नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ रेट जो है वो क्रिएट होता है, लाइक चाहे वो इन्फेंट का डेथ हो, चाहे वो मदर की डेथ हो, ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ जो प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड नहीं की जाती है, सपोर्ट जो नहीं मिलता, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं होता, एक्सपर्टीज़ नहीं होती डॉक्टरों के पास, क्योंकि उनके पास मटीरियल ही नहीं है, तो इस वजह से क्या है, डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको रोका जाना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज एट राइट टाइम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस। अब हमें ये पता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो ईईएम बनाती थी, कोरियन, एमनियन। एमनियन क्या करती थी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, यानी एक इनर मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी एमनियन है और इसके अंदर जो है वो स्पेस जो प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं एमनियोटिक कैविटी। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है। तो क्या होता है इस टेक्निक के अंदर, एक नीडल को जो है पहले तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या करते हैं, पोजीशन चेक कर लेते हैं फीटस की और उस एमनियोटिक फ्लूइड को जो है वो चेक करते कहाँ पे है, फिर उसके बाद नीडल को पास किया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को, स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो उसमें ले लिया जाता है इंजेक्शन के अंदर और उसके बाद उसको इनविट्रो कल्चर कर दिया जाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस के कुछ स्किन सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फिर इन विट्रो कल्चर के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी पता लग जाता है मेल है कि फीमेल है। और इसके साथ में ही बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी जो डिजीज हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हम चेक कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू कि कहीं उस फीटस के अंदर जो है वो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इस तरह से ये जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। लेकिन जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये एक इलीगल मेथड है, इसलिए इस टेक्निक को जो है वो बैन कर दिया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे जो इंडिया में ये भ्रूण हत्या जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा होती है। अगर पता लग जाता है कि अंदर जो है वो फीमेल बेबी है तो फिर क्या करते हैं, उसको अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो इसलिए इस टेक्निक के ऊपर जो है वो बैन भी किया गया है। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।